नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी विषय की, तो उसी के अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत अंतिम जो इसका भाग है, तृतीय उत्थान, उसमें हम आज पढ़ेंगे छोटी कहानियों के विषय में। कल की कक्षा में हमने उपन्यासों के विषय में पढ़ा। पूर्व में हमने उपन्यासों का, कहानियों का, निबंध, आलोचना सहित समस्त गद्य विधाओं के प्रारंभिक रूप के विषय में पढ़ा। अब उनका विकसित रूप कैसा था, इसके विषय में हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे छोटी कहानियों की। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा को। शुक्ल जी कहते हैं कि जैसे ऊपर कहा जा चुका है, छोटी कहानियों का विकास तो हमारे यहाँ और भी विशद और विस्तृत रूप में हुआ और उसमें वर्तमान कवियों का भी पूरा योग रहा है। उनके इतने रूप रंग हमारे सामने आए कि वे सब के सब अब पाश्चात्य लक्षणों और आदर्शों के भीतर नहीं समा सकते। ना तो सब में विस्तार के किसी नियम का पालन मिलेगा, न चरित्र विकास का अवकाश। एक संवेदना या मनोभाव का सिद्धांत भी कहीं कहीं ठीक ना घटेगा। उसके स्थान पर हमें मार्मिक परिस्थिति की एकता मिलेगी, जिसके भीतर ऐसी संवेदना का योग रहेगा जो सारी परिस्थिति को बहुत ही मार्मिक रूप देगा। अर्थात यहाँ शुक्ल जी ये कहना चाहते हैं कि पश्चिमी के आधार पर, पश्चिमी संस्कृति के आधार पर या पश्चिमी साहित्य के आधार पर, कृष्णा बेटा अभी आ नहीं रहा, जब कृष्णा आएगा तब मैं लगा दूंगी। अभी आप यही वाला देख लो, 4 बजे आएगा कृष्णा। तो यदि हम पश्चिमी साहित्य के अनुकरण पर हमारी कहानियों को नापेंगे, उस पैमाने पर उनको तोलेंगे, तो शायद वो खरी ना उतरे पश्चिम के पैमाने पे। अपनी उनकी इतनी विशेषताएं और इतनी प्रवृत्तियां उनमें अलग तरीके की लक्षित होने लगी हैं कि हमें मतलब उनकी तरफ, पश्चिम की तरफ देखने की जरूरत नहीं है अपनी गद्य विधाओं के विकास के लिए। श्री चंडी प्रसाद हृदय की उन्मादनी की जिस परिस्थिति में तो ये चंडी प्रसाद, देखिए ये जो कुछ कहानियां हैं जिनका वर्णन या जिनका उल्लेख शुक्ल जी करते जा रहे हैं, इनको हाईलाइट करते चलिएगा, क्योंकि ये जो कहानियां हैं ये परीक्षाओं में पूछी जाती है और इम्पोर्टेंट है ना। जैसे ही आपका थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट होगा, ये जो बेहतरीन साहित्य है हिंदी का, मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि किसी भी तरीके से आप लोगों तक इसे पहुंचा पाऊं। श्री चंडी प्रसाद हृदय की उन्मादिनी का जिस परिस्थिति में पर्यवसान होता है, उसमें पूरन का सत्वोद्रेक, सौदामणि का अपत्य स्नेह और कालीशंकर की स्तब्धता, तीनों का योग है। जो कहानियां किसी मार्मिक परिस्थिति लक्ष्य में रखकर चलेंगी, उनमें बाह्य प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप रंगों के सहित परिस्थितियों का विशद चित्रण भी बराबर मिलेगा। घटनाएं और कथोपकथन बहुत अल्प रहेंगे। कहानियों में क्या होता है कि परिस्थिति के हिसाब से जो पात्र हैं उनके चरित्र में बदलाव आता रहता है, और यही विशद रूप से, थोड़ा सा विस्तृत रूप में ये चीज हमें उपन्यास में भी देखने को मिलती है। और अच्छी कहानी में क्या है कि घटनाएं और संवाद कम होने चाहिए, उसका जो परिस्थितियां हैं, यानी कि कम शब्दों में अधिक अर्थ जो कहानी दे, अधिक गहरा अर्थ या अपनी गहरी छाप पाठक के या श्रोता के मन पे जो रचना छोड़ देती है, वो सर्वश्रेष्ठ रचना होती है, चाहे वो कहानी हो या उपन्यास। जैसे कि उसने कहा था कहानी मैंने आपको चैनल पे भी पढ़ाई है, और जब मैं उसे पढ़ती हूँ तो उसमें बहुत कुछ अनकहा है जो कभी कहा ही नहीं गया। ना वहाँ पर कभी मतलब प्रेम को वो प्रकट करता है इस तरीके से कि मैं तुमसे, जो 2.5 अक्षर बोले जाते हैं, ना वो उससे कोई वादा करते हैं, लेकिन फिर भी उस प्रेम की आप तुलना नहीं कर सकते। शायद संसार का सबसे सच्चा रूप प्रेम का हमें उस कहानी में देखने को मिलता है, जहाँ कस्में हैं ना वादे हैं, है ना, रीति है ना रस्में हैं, तो वो वाली चीज़ है। तो उसमें बहुत कम में बहुत ज़्यादा व्यक्त किया गया है, तो वो एक श्रेष्ठ रचना है। ठीक है, और जो नए विद्यार्थी हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब भी बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं चैनल पे जो नियमित वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन जिन्होंने गलती से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ये पूरी जो पुस्तक मैं आपको करवा रही हूँ प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध रूप से उपलब्ध है, आप चेक करते रहिए। साथ ही साथ जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी पुस्तक है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, वो पढ़ लीजिए। और जो विद्यार्थी पहली बार हिंदी साहित्य की तैयारी शुरू कर रहे हैं, वो भी हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक अवश्य पढ़ लें। ठीक है, बाकी चैनल पे पुराने पेपर, आपकी जितनी भी कहानियां लगी हुई हैं सिलेबस में, वो सब के सब उपलब्ध हैं। इसके अलावा भी बहुत सी जो चीज़ मुझे लगता है परीक्षा में पूछी गई है, आगे संभावना है, वो भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड करती रहती हूँ, तो आप वो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। जैसे कि मैंने
एक रचनाकार के रूप में प्लेलिस्ट बनाई हुई है, रचनाकार वाली। तो उसमें रचनाकार के रूप में मैंने नामवर सिंह को आपको करवाया था, और नामवर सिंह की सभी रचनाएं क्रमबद्ध रूप से लगाने को शायद पहली बार ही पूछी गई हैं, है ना। 4 ही रचनाकार मैंने करवाए थे, एक शुक्ल करवाए थे, वो भी पूछे गए थे, और नामवर सिंह मैंने आपको करवाए थे, उनकी रचनाएं भी पूछी गई थी। मैंने आपको भीष्म साहनी करवाया था। 4 ही रचनाकार अब तक, मैं आगे की बात नहीं करूँ, जैसा मैंने कहा दिन प्रतिदिन उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड करती रहती हूँ मैं प्लेलिस्ट में, तो वो एक अलग बात है। और भीष्म साहनी के तमस के पात्र भी मैंने आपको करवाए थे, और वो भी प्रश्न वहाँ से पूछा गया था। और मन्नू भंडारी भी मैंने आपको करवाई थी, और मन्नू भंडारी से भी प्रश्न पूछे गए, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत ही, जैसे कि हजारों रचनाकारों में से, हिंदी के में से जो विशिष्ट मुझे लगता है कि जहाँ से संभावना है, तो वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। तो प्लेलिस्ट में से एक भी वीडियो आपको नहीं छोड़ना है। जो नए विद्यार्थी हैं उनको मैं बता रही हूँ, बाकी जो पुराने विद्यार्थी हैं वो प्लेलिस्ट में जो कुछ भी पढ़ते हैं उस पर मुझे कमेंट करते हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ आप ये वाली पढ़ रहे हो, तो वो थोड़ा सा ध्यान में भी रहता है अगर आप नियमित कमेंट करते हो तो उसके माध्यम से। बाकी जो नए जुड़े हुए हैं उन्हें मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि आप प्लेलिस्ट में उपलब्ध पुराने पेपर सबसे पहले ज़रूर करें। वहाँ पर कोई भी संशय या कोई भी संदेह आपको हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। आगे बढ़ाते हैं आज की कक्षा को। हृदय की कहानियां प्राय इसी ढंग की हैं। उन्मादिनी में घटना गतिशील नहीं है। शांति निकेतन में घटना और कथोपकथन दोनों कुछ नहीं। यह भी कहानी का एक ढंग है, यह हमें मानना पड़ेगा। पाश्चात्य आदर्श का अनुसरण इसमें नहीं है, न सही। ठीक है, वस्तु विन्यास के ढंग में भी, अब देखिए कहानी की जब हम समीक्षा करते हैं तो कथोपकथन, पात्र, चरित्र चित्रण, कथा वस्तु है ना, कथा वस्तु या कथानक है, ये सारी चीज़ों का उसके इन तत्वों के आधार पर हम किसी कहानी का वर्तमान में विश्लेषण या उसका जो समीक्षा है वो करते हैं। परंतु ये जो उन 2 कहानियों का उल्लेख शुक्ल जी ने यहाँ किया है, चंडी प्रसाद हृदय की उन्मादिनी और ये दूसरी जो कहानी है शांति निकेतन, दोनों ही उन जो आपके समीक्षा का जो पैमाना है उस पर खरा उतरती नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी कहानियां ये हैं। वस्तु विन्यास के ढंग में भी इधर अधिक वैचित्र्य आया है। घटनाओं में काल के पूर्वापर क्रम का विपर्य कहीं कहीं इस तरह का मिलेगा कि समझने के लिए कुछ देर रुकना पड़ेगा। कहानियों में परिच्छेद न लिखकर केवल 1, 2, 3 आदि संख्या देकर विभाग करने की चाल है। अब कभी कभी एक ही नंबर के भीतर चलते हुए वृत्त के बीच थोड़ी सी जगह छोड़कर किसी पूर्व काल की परिस्थिति पाठकों के सामने एक बार रख दी जाती है। कहीं कहीं चलते हुए वृत्त के बीच में परिस्थिति का नाटकीय ढंग का एक छोटा सा चित्र भी आ जाता है। इस प्रकार के चित्र में चारों ओर सुनाई पड़ते हुए शब्दों का संघात भी सामने रखा जाता है। बाजार की सड़क का यह कोलाहल, मोटरों, तांगों और इक्के के आने जाने का मिलित स्वर, चमचमाती हुई कार का म्यूजिकल हॉर्न, बचना भैये, हटना राजा भैया, हटना राजा बाबू, अक्खा तिवारी जी हैं, नमस्कार, हटना भाई, आदावर्स दरोगा जी। पुष्करणी में चोर नाम की कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी की है, जहाँ से इन्होंने लिखा ऐसा ही कुछ उसने कहानी का भी है ना, वो इक्के वालों की आवाज़ है ना, हट जा पूते वालिए, हट जा जोगे वालिए, हट जा लंबा उम्रा वालिए, पूतानु प्यारी है ना, तो वो इस तरीके की है। तो ये सब चीज़ें विशेषताएं रहने लगी थी। आधुनिक कहानियों में धीरे धीरे ये विशेषताएं सम्मिलित होने लगी थी। बेटू मेरी टेबल से दूर बैठो, आप अपनी टीवी देखो, मुझे अपना काम करने दो, उधर खिसको थोड़ा सा बस। हिंदी में जो कहानियां लिखी गई हैं स्थूल दृष्टि से देखने पर वे इन प्रणालियों पर चलती दिखाई पड़ती हैं। पहला, जिस तरीके से 7 विभाग किए थे उपन्यासों के, उनके अंतर्गत उपन्यासों को विभाजित किया था, उसी के अनुसार इन्होंने 8 विभाग किए जिनके अंदर अलग अलग तरह की कहानियों को इन्होंने सम्मिलित किया है। आप बेटा मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं टीवी बंद कर दूंगी, मैं बता रही हूँ, मेरी डेली क्लास खराब हो रही है आपके चक्कर में। पहला है, सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव में पर्यवसित होने वाली, जिनका बहुत ही अच्छा नमूना है स्वर्गीय गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था। पंडित भगवती प्रसाद वाजपेयी की निंदिया लागी और पेंसिल स्केच नाम की कहानियां भी इसी ढंग की। ऐसी कहानियों में परिस्थिति की मार्मिकता अपने वर्णन या व्याख्या द्वारा हृदयंगम करने का प्रयत्न लेखक नहीं करता, उसका अनुभव वह पाठक पर छोड़ देता है।
जैसा कि मैंने कहा कि जो कुछ उसने कहा था कहानी में कहा गया है उससे ज़्यादा अनकहा रह गया है, जो हम अपनी अपनी संवेदना के आधार पर ग्रहण कर सकते हैं। दूसरे तरीके की कहानियों में क्या हुआ, दूसरी विशेषताएं क्या रही थी इस काल की कहानियों में? परिस्थितियों के विशद और मार्मिक, कभी कभी रमणीय और अलंकृत वर्णनों और व्याख्यानों के साथ मंद मधुर गति से चलकर किसी एक मार्मिक परिस्थिति में पर्यवसित होने वाली। उदाहरण है स्वर्गीय चंडी प्रसाद हृदय की उन्मादनी और शांति निकेतन। ऐसी कहानियों में परिस्थिति के अंतर्गत प्रकृति का चित्रण भी प्राय रहता है। ठीक है, तो ये है, ये जो कुछ कहानियां हैं ये थोड़ी सी आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेंगी परीक्षा उपयोगी दृष्टि से। तीसरे प्रकार की कहानियों में है उक्त दोनों के बीच की पद्धति करके चलने वाली, जिनमें घटनाओं की व्यंजकता और पाठकों की अनुभूति पर पूरा भरोसा न करके लेखक भी कुछ मार्मिक व्याख्या करता चलता है। उदाहरण के लिए प्रेमचंद जी की कहानियां, पंडित विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, पंडित जनार्दन प्रसाद झा द्विज इत्यादि अधिकांश लेखकों की कहानियां अधिकतर इस पद्धति पर चली हैं, जिसमें लेखक स्वयं ही बहुत कुछ कह देता है। बूढ़िका की आप पढ़िएगा प्रेमचंद की कहानियों में, प्रेमचंद स्वयं उस पर एक व्याख्या सी करते हैं, मतलब वो अपना विचार भी उसमें रखते हैं, है ना, वर्तमान में ऐसा हुआ या ये वो चीज अंत में पैराग्राफ में आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, अब घटना और संवाद दोनों में गूढ़ व्यंजना और रमणीय कल्पना के सुंदर समन्वय के साथ चलने वाली। उदाहरण प्रसाद जी तथा राय कृष्णदास जी की कहानियां। गूढ़ व्यंजना, घटना संवाद और दोनों में गूढ़ व्यंजना, रमणीय कल्पना के सुंदर। जैसे कि प्रसाद जी की कहानी तो बहुत सारी अच्छी हैं, लेकिन क्योंकि आकाशदीप सिलेबस में तो उसी पे चर्चा करते हैं। देखिए वहां का संवाद जो पिछली परीक्षा में पूछा गया था वो था, अरे तुम तो स्त्री हो, तो उसमें पूछा गया था ये कथन किसका है, तो उसमें लौट के नायिका क्या कहती है, स्त्री होना पाप है। तो उसमें बहुत गहरे अर्थ हैं, गूढ़ व्यंजना है अर्थों की, और संवाद भी बहुत उनके तरीके से क्या कहें, बहुत ही अच्छे से मार्मिक संवाद होते हैं, है ना। और घटनाएं भी पूरी तरीके से उसमें दृश्य उकेरा गया है ना, किस तरीके से वो नौका है, क्या है, अंधेरा है, तूफान आ रहा, तो वो एक अच्छा सा आपकी आंखों के सामने दृश्य अंकित पूरा कर दिया जाता है परिस्थितियों का। पांचवा, किसी तथ्य का प्रतीक खड़ा करने वाली लाक्षणिक कहानी, जैसे पांडे बेचन शर्मा उग्र का भुनगा कहानी। तो हालांकि ये मेरी पढ़ी हुई नहीं है तो इसके बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। वस्तु समष्टि के स्वरूप की दृष्टि से भी बहुत से वर्ग किए जा सकते हैं, जिनमें से मुख्य है, पहला है सामान्यतः जीवन के किसी स्वरूप की मार्मिकता सामने लाने वाली कहानियां। अधिकतर कहानियां इस वर्ग के अंतर्गत आएंगी। दूसरे प्रकार की भिन्न भिन्न वर्गों के संस्कार का स्वरूप सामने रखने वाली, जैसे प्रेमचंद्र जी की शतरंज के खिलाड़ी और श्री ऋषभ चरण जैन की दान नाम की कहानी। तीसरा है किसी मधुर या मार्मिक प्रसंग कल्पना के सहारे किसी ऐतिहासिक कालखंड का चित्र दिखाने वाली, जैसे राय कृष्णदास जी की गहुला और जयशंकर प्रकाश जी की आकाशदीप। देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से पीड़ित जन समुदाय की दुर्दशा सामने वाली, जैसे श्री भगवती प्रसाद जी की निंदिया लागी हृदय गति तथा जयेंद्र कुमार जी की अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य सिलेबस में भी है, चैनल पे भी उपलब्ध है, आप वहां पे पढ़ लीजिएगा। राजनीतिक आंदोलनों में सम्मिलित नवयुवकों के स्वदेश प्रेम, त्याग, साहस और जीवन उत्सर्ग का चित्र खड़ा करने वाली, जैसे पांडे बेचन शर्मा उग्र की उसकी मां नाम की कहानी। समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच धर्म, समाज सुधार, व्यापार, व्यवसाय, सरकारी काम, नई सभ्यता आदि के ओट में होने वाले पाखंडपूर्ण पापाचारों के चटकीले चित्र सामने करने वाली कहानियां, जैसे कि उग्र जी की हैं। उग्र की भाषा बड़ी अनूठी, चपलता और आकर्षक वैचित्र्य के साथ चलती है। उस ढंग की भाषा उन्हीं के उपन्यासों और चांदनी ऐसी कहानियों में ही मिल सकती है। ठीक है, एक अपन ने एक और पढ़ी थी, हरिशंकर परशाई जी की थी ना, भोलाराम का जीव, तो वो आपकी 10वीं इकाई में है, पर आपको कहानियों वाली प्लेलिस्ट में ही वो मिल जाएगी। उसमें भी प्रशासन पर व्यंग है। जामुन का पेड़, वो भी एक प्रशासन पर व्यंग करती हुई लेख है। सभ्यता और संस्कृति की किसी व्यवस्था का विकास सभ्यता और संस्कृति की किसी व्यवस्था के विकास का
आदिम रूप झलकाने वाली जैसे राय कृष्णदास जी की अंतःपुर का आरंभ, श्रीमद सम्मत की चंबेली की कली और जिनेंद्र कुमार की बाहुबली। अतीत के किसी पौराणिक या ऐतिहासिक कालखंड के बीच अत्यंत मार्मिक और रमणीय प्रसंग का अवस्थान करने वाली जैसे श्री बिंदु ब्रह्मचारी और श्रीमंत समंत बालकराम विनायक की कहानियां। ये कहानियां कथामुखी नाम की मासिक पत्रिका में निकली थी। इनमें से कुछ के नाम है बनभागनी, कृतिका, हैरम्या, बाहुमान, कनक प्रभा, श्वेतद्वीप का तोता क्या पढ़ता था, चंबेली की कली। इनमें से कुछ कहानियों में एशिया के भिन्न भिन्न भागों में ईरान, तुर्किस्तान, अर्मेनिया, चीन, सुमात्रा, जावा इत्यादि में भारतीय संस्कृति का प्रभाव, प्रसार और ग्रेटर इंडिया दिखाने वाले प्रसंगों की अनूठी उद्भावना पाई जाती है, जैसे हैराम्या और बाहुमान। ऐसी कहानियों में भिन्न भिन्न देशों की प्राचीन संस्कृति के अध्ययन की त्रुटि अवश्य कहीं कहीं खटकती है, जैसे हैराम्या और बाहुमान में आर्य, पारसिक और सामी अरब सभ्यता का घपला है। एशिया के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय संस्कृति और प्रभाव की झलक जयशंकर प्रसाद जी के आकाशदीप में भी है। हास्य विनोद द्वारा अनुरंजन करने वाली जैसे जीपी श्रीवास्तव, श्री अन्नपूर्णानंद और कांता नाथ पांडे की चौंच जी की कहानियां। इस श्रेणी की कहानियों का अच्छा विकास हिंदी में नहीं हो रहा है। अन्नपूर्णानंद जी का हास्य सुरुचिपूर्ण है। चौंच जी की कहानियां अतिरंजित होने पर भी व्यक्तियों के कुछ स्वाभाविक ढांचे सामने लाती हैं। जीपी श्रीवास्तव की कहानियों में शिष्ट और परिष्कृत हास्य की मात्रा कम पाई जाती है। समाज के चलते जीवन के किसी विकृत पक्ष को या किसी वर्ग के व्यक्तियों की बेढंगी विशेषताओं को हंसाने योग्य बनाकर सामने लाना अभी बहुत कम दिखाई पड़ रहा है। यह बात कहनी पड़ती है कि शिष्ट और परिष्कृत हास्य का जैसा सुंदर विकास पाश्चात्य साहित्य में हुआ है, वैसा अपने यहाँ अभी देखने में नहीं आ रहा है। पर हास्य का जो स्वरूप हमें संस्कृत के नाटकों और फुटकल पद्यों में मिलता है, वह बहुत ही समीचीन, साहित्य सम्मत और वैज्ञानिक है। संस्कृत के नाटकों में हास्य के आलंबन विदूषक के रूप में पेटू ब्राह्मण रहे हैं और फुटकल पद्यों में शिव ऐसे औघड़ देवता, पर इनका परिवार और समाज। कहीं कहीं खटमल ऐसे क्षुद्र जीव भी आ गए हैं। हिंदी में इनके अतिरिक्त कंजूसों पर विशेष कृपा हुई है। अब ये सब अवलंबन जिस ढंग से सामने लाए गए हैं, उसे देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि रस सिद्धांत का पालन बड़ी सावधानी से हुआ है। रसों में हास्य रस का जो स्वरूप और स्थान है, यदि वह बराबर दृष्टि में रहे तो अत्यंत उच्च और उत्कृष्ट श्रेणी के हास्य का प्रवर्तन हमारे साहित्य में हो सकता है। हास्य के आलंबन से विनोद तो होता ही है, उसके प्रति कोई ना कोई और भाव भी, जैसे राग, द्वेष, घृणा, उपेक्षा, विरक्ति साथ साथ लगा रहता है। हास्य रस के जो भारतीय आलंबन ऊपर बताए गए हैं, वे सब इस ढंग से सामने लाए गए कि उनके प्रति द्वेष, घृणा इत्यादि ना उत्पन्न होकर एक प्रकार का राग या प्रेम ही उत्पन्न होता है। यह व्यवस्था हमारे रस सिद्धांत के अनुसार है। स्थायी भावों में आधे सुखात्मक है और आधे दुखात्मक। हास्य आनंदात्मक भाव है। एक ही आश्रय में एक ही आलंबन के प्रति आनंदात्मक और दुखात्मक भावों की एक साथ स्थिति नहीं हो सकती। हास्य रस में आश्रय के रूप में किसी पात्र की अपेक्षा नहीं होती, श्रोता या पाठक का ही आश्रय रहता है। बेटू देखना, सामने वाला नल खुल रहा है, बंद करके आओ। अतः रस की दृष्टि से हास्य में द्वेष या घृणा नामक दुखात्मक भावों की गुंजाइश नहीं। हास्य के साथ जो दूसरा भाव आ सकता है वह संचारी के रूप में ही द्वेष या घृणा का भाव नहीं रहेगा। द्वेष या घृणा का भाव जहां रहेगा वह हास्य की प्रधानता नहीं रहेगी, वह उपहास हो जाएगा। उसमें हास्य का सच्चा स्वरूप रहेगा ही नहीं। उसमें तो हास्य को द्वेष का व्यंजक या उसका आच्छादक मात्र समझना चाहिए। देखिए, दो शब्द होते हैं, एक होता है हास्य और एक होता है उपहास। हास्य जो है वो आपकी एक पॉजिटिव चीज है ना, इसको सकारात्मक भाव को और आपकी जो कहते हैं ना तुरंत बुद्धिमत्ता को वो दर्शाता है। लेकिन किसी का उपहास बना रहे हो आप, किसी पे व्यंग करके यदि आप मनोरंजन कर रहे हो तो वो उपहास की श्रेणी में आता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा का जो शो होता है, तो उसमें पहले हास्य का सच्चा स्वरूप था, है ना। किसी के ऊपर अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती थी जिससे कि स्वयं ही हास्य मतलब उत्पन्न होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ
कि दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों की बेइज्जती करते हैं, अपने शो में बुला बुला के बेइज्जती करते हैं। और क्योंकि वो अपने किसी भी कारण से सही लोग उसमें बेइज्जत होने के लिए आते हैं, बल्कि एक दो पात्र तो उसमें रखे इसलिए हैं कि उनकी बेइज्जती करो, क्योंकि अच्छा कंटेंट तो है नहीं। तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि उन पात्रों के किसी के होठों पर वो कर रहे हैं, किसी की पर्सनैलिटी पे, मतलब उनको रखा इसलिए है कि उनकी बेइज्जती कराई जा सके। तो बेइज्जती करवा करवा के अपने, मतलब क्या ही बोलो उसको, तो वो सब मतलब कहने का जो तात्पर्य, हास और उपहास दोनों आप समझ गए होंगे। हास तो बहुत ही कम है, उपहास ही अधिक है ना। और नहीं तो देखिए पहले जब शादी विवाहों में सब लोग जुड़ जाते थे ना, जैसे नानी के घर भी जाते हैं करते हैं, तो सब, अब तो खैर देखिए सब अपने काम में बिजी हो गए, लेकिन छोटे थे तब जाते हैं तो सब लोग बैठ गए तो अपनी अपनी बातें सुनाया करते थे, कोई कहानी, कोई चुटकुले, कोई इस तरीके के संवाद या इस तरीके की घटनाएं बताई जाती थी कि हम लोग घंटों खूब पूरी पूरी दोपहरी गपियाते थे और खूब खूब रात तक हम हंसते ही रहते थे। तो वो चीज़ें हास के अंतर्गत है ना, किसी का मजाक वजाक नहीं बनाया जाता उसमें। चलिए, जो बात हमारे यहाँ की रस व्यवस्था के भीतर स्वसिद्ध है, वही यूरोप में इधर आकर एक आधुनिक सिद्धांत के रूप में यूं कही गई है कि उत्कृष्ट हास्य वही है जिसमें आलम्बन के प्रति एक प्रकार का प्रेम भाव उत्पन्न हो, अर्थात प्रिय लगे। यहाँ तक तो बात बहुत ठीक है, पर यूरोप में नूतन सिद्धांत प्रवर्तक बनने के लिए उत्सुक रहने वाले चुपचाप रह सकते हैं। वे 2 कदम आगे बढ़कर आधुनिक मनुष्यतावाद और भूत दयावाद का स्वर ऊंचा करते हुए उत्कृष्ट हास्य वही है जिसमें आलम्बन के प्रति दया या करुणा उत्पन्न हो। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह होली मुहर्रम सर्वथा अस्वाभाविक, अवैज्ञानिक और रस विरुद्ध है। दया या करुणा दुखात्मक भाव है, हास आनंदात्मक। दोनों की एक साथ स्थिति बात की बात है। यदि हास के साथ ही एक ही आश्रय में किसी और भाव का सामंजस्य हो सकता है तो प्रेम या भक्ति का ही भगवान शंकर के बौड़मपन या किसी भक्तिपूर्ण विनोद के साथ वर्णन किया जाता है। वे किस प्रकार बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ यह रारी सी मची है त्रिपुरारी के तवेला में देखा जा सकता है। हास्य का स्वरूप बहुत ठीक सिद्धांत पर प्रतिष्ठित होने पर भी अभी तक उसका ऐसा विस्तृत विकास हमारे साहित्य में नहीं हुआ है जो जीवन के अनेक क्षेत्रों से, जैसे राजनीतिक, साहित्यिक, धार्मिक, व्यावसायिक आलंबन ले लेकर खड़ा करे। तो देखिए, हास्य का स्वरूप में बदल देते कि भक्ति की भावना हो सकती है या प्रेम भाव, और हास्य में आप दया या करुणा का भाव मिलाएंगे तो वो थोड़ा सा संगत भी नहीं रहता। दया या करुणा का भाव है ना। हास्य यार प्रेम का विषय, उल्लास का विषय, प्रसन्नता का विषय है। रारी सी मची है त्रिपुरारी के तवेला में, है ना। अब देखिए, शिव जी को लेकर तो भजन भी ऐसे ऐसे बने हुए हैं ग्रामीण स्तर पर कि उनको सुनकर भी हंसी आती है। अभी ही हमारी पड़ोस में है तो वो पता नहीं भजन गा रही थी, उसकी कुछ लाइनें हैं इस तरीके से कि मत रोबे गौरा पार्वती, तुझे भोला लेने आवेगा, यूं मत जाने तेरे लिए आभूषण लेके आए ना, वो गहने लेके आएगा, सर्पों की माला गले में डाल के। तो उनके जो स्वरूप वर्णन किया गया था ना उसमें शिव जी का, है ना। यूं मत सोचे मोटर कार लेके आएगा, एक चटक नांदिया पे मटक रख के ले जाए। मतलब इस तरीके से उन्होंने भजन गाया चाची ने, कि वो पड़ोस में है, चाची ही हम बोलते हैं उनको शुरू से, तो इतना हंस हंस के पेट दुख गया होता है, इतना अच्छा उन्होंने वो भजन गाया। तो उसमें कोई दुख का भाव कैसे हो सकता है ना, उसमें करुणा या दया का भाव कैसे हो सकता है, उसमें तो केवल हास्य है। और शिव आशुतोष जो है तुरंत प्रसन्न होने वाले प्रभु हैं और सबसे सरल देवता हैं। तो उन्हीं के हास्य आप नाम हास्य के साथ, बाकी आप किसी के साथ करोगे ना तो उनका जो शाप और दंड और भय की ऐसी ऐसी कहानियाँ समाज में प्रचलित है कि आप उनका मजाक बनाने की सोच भी नहीं सकते, है ना। ये हो गया कहानियों के विषय में। तो उपन्यास और कहानी 2 विधाओं के विषय में हमने देख लिया। ये फिर भी मैं यही कहूँगी कि ये इनकी अभी युवा अवस्था है। बाल्यावस्था हमने द्वितीयोत्थान में पढ़ ली, ये भी युवावस्था भी पूर्णतः विकास इनका आगे प्रेमचंदोत्तर काल में, या प्रेमचंदोत्तर काल में नहीं, प्रेमचंद काल में और नई कहानियों में, वो सब आगे पढ़ेंगे। फिलहाल शुक्ल जी ने जिसका बारे में चर्चा की है वह है नाटक गद्य विधा, तो इसको भी देख लेते हैं। नाटक के विषय में शुक्ल जी कहते हैं कि यद्यपि और देशों के समान हमारे यहाँ भी उपन्यास और कहानियों के आगे नाटक का प्रणयन बहुत कम हो गया है, फिर भी हमारा नाट्य साहित्य बहुत कुछ आगे बढ़ा है। नाटकों के बाहरी रूप रंग भी कई प्रकार के हुए हैं और अवयवों के विन्यास और आकार प्रकार में भी वैचित्र्य आया है। ढांचों में जो विशेषता यूरोप के वर्तमान नाटकों में प्रकट हुई है वह हिंदी के भी कई नाटकों में इधर दिखाई पड़ने लगी है। जैसे अंक के आरंभ और बीच में भी समय, स्थान और पात्रों के रंग रूप और वेशभूषा के बहुत सूक्ष्म ब्यौरे के साथ लंबा वर्णन,
स्वगत भाषण की चाल भी अब उठ रही है। पात्रों के भाषण भी न अब बहुत लंबे होते हैं न लंबे वाक्य वाले। ये बातें सेठ गोविंद दास जी तथा लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों में पाई जाएंगी। थिएटरों के कार्यक्रम में 2 अवकाशों के विचार से इधर 3 अंक रखने की प्रवृत्ति भी लक्षित हो रही है। 2-1 व्यक्ति अंग्रेजी में 1 अंक वाले आधुनिक नाटक देख उन्हीं के ढंग से 1-2 एकांकी नाटक लिख रहे हैं, उन्हें बिल्कुल एक नई चीज कहते हुए सामने लाए। ऐसे लोगों को जान रखना चाहिए कि अंक वाले कई उपरूपक हमारे यहाँ 1 अंक वाले कई उपरूपक हमारे यहाँ बहुत पहले से माने गए, जिन्हें हम उपरूपक कहते हैं। रूपक नाटक को कहते हैं संस्कृत में, तो उनको उपरूपक कहते हैं, जिनमें 1 अंक होता है, एकांकी, है ना। यह तो स्पष्ट है कि आधुनिक काल के आरंभ से ही बंगला की देखा देखी हमारे हिंदी नाटकों के ढांचे पाश्चात्य होने लगे। नांदी, मंगलाचरण, प्रस्तावना हटाई जाने लगी। भारतेंदु जी ने ही नील देवी और सती प्रताप में प्रस्तावना नहीं रखी है। ये जो शुरू में हम मंगलाचरण करते थे, रचना थे, धीरे धीरे संस्कृत का प्रभाव हटता गया और अंग्रेजी का प्रभाव हमारी गद्य विधाओं पर आता रहा। हाँ, आरंभ में यशोगान या मंगलगान रख दिया है। भारतेंदु के पीछे तो यह भी हटता गया। भारतेंदु काल से ही अंकों का अवस्थान अंग्रेजी ढंग पर होने लगा। अंकों के बीच के स्थान परिवर्तन या दृश्य परिवर्तन को दृश्य और कभी कभी गर्भांक शब्द रखकर सूचित करने लगे। यद्यपि गर्भांक शब्द का हमारे नाट्य शास्त्र में कुछ और ही अर्थ है। प्रसाद जी ने अपने स्कंदगुप्त आदि नाटकों में यह दृश्य शब्द, जो अंग्रेजी सीन का अनुवाद है, छोड़ दिया है और स्थान परिवर्तन या पट परिवर्तन के स्थलों पर कोई नाम नहीं रखा है। इसी प्रकार आजकल विश्वकंभक और प्रवेशक का नाम देने वाले दृश्य तो रखे जाते हैं, पर ये नाम हटा दिए जाते हैं। प्रस्तावना के साथ उद्घातक, कथोद्घातक आदि का विन्यास चमत्कार भी गया, पर ये युक्तियां सर्वथा अस्वाभाविक ना थी। एक बात बहुत अच्छी हुई कि यहाँ पुराने नाटकों में दरबारी विदूषक नाम का जो फालतू पात्र रहा करता था, उसके स्थान पर कथा की गति से संबंध कोई पात्री हंसोड़ प्रकृति का बना दिया जाता है। आधुनिक नाटकों में प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नाटक का मुद्गल ही एक ऐसा पात्र है जो पुराने विदूषक का स्थापन कहा जाता है। तो बहुत सारी दृष्टियों से स्कंदगुप्त प्रमुख है, हमारे सिलेबस में भी है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, तो कुछ नाटकों को पढ़ाने की मैं आपको योजना बना रही हूँ, तो ये मैं आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। भारतीय साहित्य शास्त्र में नाटक भी काव्य के ही अंतर्गत माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 प्रकार के काव्य होते हैं हमारे यहाँ, दृश्य और श्रव्य। तो नाटक को दृश्य काव्य माना जाता है। अतः उसका लक्ष्य भी निर्दिष्ट शील स्वभाव के पात्रों को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में डालकर उनके वचनों और चेष्टाओं द्वारा दर्शकों में रस संचार करना ही रहा है। पात्रों के धीरोदात्त आदि बंधे हुए ढांचे थे, जिनमें ढले हुए सब पात्र सामने आते थे। इन ढांचों के बाहर शील वैचित्र्य दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता था। यूरोप में धीरे धीरे शील वैचित्र्य प्रदर्शन को प्रधानता प्राप्त होती गई, यहाँ तक कि किसी नाटक के संबंध में वस्तु विधान और चरित्र विधान की चर्चा का ही चलन हो गया। इधर यथा तथ्यवाद के प्रचार से वहां रहा सहा काव्यत्व भी झूठी भावुकता कहकर हटाया जाने लगा। यह देखकर प्रसन्नता होती है कि हमारे प्रसाद और प्रेमी, है ना, ऐसे प्रतिभाशाली नाटककारों ने उक्त प्रवृत्ति का अनुसरण न करके रस विधान और शील वैचित्र्य दोनों का सुंदर सामंजस्य रखा है। तो हमारे जो प्रसाद हैं, ये हमारी पौराणिकता, हमारी संस्कृति, हमारी ऐतिहासिकता से प्रेम करने वाले, और प्रेमी जी भी, है ना, हरिशंकर प्रेमी, या चलिए वो कौन से प्रेमी है आगे देख लेंगे। इस स्कंदगुप्त नाटक में जिस प्रकार देवसेना और सर्वनाग ऐसे गूढ़ चरित्र के पात्र हैं, उसी प्रकार शुद्ध प्रेम, युद्धोत्साह, स्वदेश भक्ति आदि भावों की मार्मिक और उत्कृष्ट व्यंजना भी है। हमारे यहाँ के पुराने बंधे ढांचों के भीतर शील वैचित्र्य के लिए मार्ग खोलना तो ठीक है, पर यह आवश्यक नहीं कि उसके साथ ही रसात्मकता भी हम निकाल दें। हिंदी नाटक, अब इसके देखिए जो चीजें शुक्ल जी बता रहे हैं, उसके साथ साथ बेटी मेरी टेबल नहीं हिला, है ना, मारो नहीं टेबल में, आपका रिमोट टूट जाएगा, फिर टीवी नहीं चलेगी। कहने का तात्पर्य शुक्ल जी अपने आचार्यत्व का परिचय देते जाते हैं कि उनको कितना ज्ञान है, वो बताते जाते हैं कि क्या स्थिति अच्छी है और क्या जो चीज़ है वो नाटकों के लिए खराब रहेगी, उनके भविष्य के लिए अच्छी गद्य विधाएं विकसित हों तो क्या करना चाहिए। हिंदी नाटकों के स्वतंत्र विकास के लिए ठीक मार्ग तो यह दिखाई पड़ता है कि हम उनका मूल भारतीय लक्ष्य तो बनाए रहें, पर उनके स्वरूप के प्रचार के लिए और देशों की पद्धतियों का निरीक्षण और उनकी कुछ बातों का मेल सफाई के साथ करते चलें। अपने नाट्य शास्त्र के जटिल विधान को ज्यों के त्यों लेकर हम आजकल नहीं चल सकते, पर उनका बहुत सा रंग रूप अपने नाटकों में ला सकते हैं।
जिससे भारतीय परंपरा के प्रतिनिधि वे बने रह सकते हैं। रूपक और उपरूपक के जो बहुत से भेद किए गए हैं उनमें से कुछ को हम आजकल भी चला सकते हैं। उनके दिए हुए लक्षणों में वर्तमान रुचि के अनुसार जो हेरफेर चाहे कर लें। इसी प्रकार अभिनय की रोचकता बढ़ाने वाली जो युक्तियां हैं जैसे उद्घातक, कथोद्घातक, उनमें से कई एक का आवश्यक रूपांतरण के साथ और स्थान का बंधन दूर करके हम बनाए रख सकते हैं। संतोष की बात है कि प्रसाद और प्रेमी जी के नाटकों में इसके उदाहरण हमें मिलते हैं, जैसे कथोद्घात के ढंग पर एक पात्र के मुंह से निकले हुए शब्दों को लेकर दूसरे पात्र का यह प्रवेश। सर्वनाश, देख सामने सोने का संसार खड़ा है। रामा का प्रवेश। रामा, पामर, सोने की लंका राख हो गई। स्कंदगुप्त। श्री हरिकृष्ण, सॉरी मैं हरिशंकर कह रही थी, हरिकृष्ण। श्री हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों में यह मिलता है। शिवा साधना में देखिए जीजा, हाँ यह एक बाधा है। सई बाई का बालक संभाजी को लिए हुए प्रवेश। सई बाई, यह बाधा भी ना रहेगी माँ जी। प्राचीन नाट्य शास्त्र और भारतीय और यवन दोनों में कुछ बातों का जैसे मृत्यु वध युद्ध दिखाना वर्जित था। आजकल उस नियम का पालन की आवश्यकता नहीं समझी जाती। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में बराबर मृत्यु, वध और आत्महत्या दिखाई है। प्राचीन भारत और यवनान में ये निषेध भिन्न भिन्न कारणों से थे। यवनान में तो बड़ा भारी कारण रंगशाला का स्वरूप था, पर भारत में अत्यंत क्षोभ और शिष्ट रुचि व विरक्ति बचाने के लिए कुछ दृश्य वर्जित थे। मृत्यु और वध अत्यंत शोभकारक होने के कारण, भोजन परिष्कृत रुचि के विरुद्ध होने के कारण तथा रंगशाला की थोड़ी सी जगह के बीच दूर से पुकारना अस्वाभाविक और अशिष्ट लगने के कारण वर्जित थे। देश की परंपरागत सुरुचि की रक्षा के लिए कुछ व्यापार तो हमें आजकल भी वर्जित रखने चाहिए, जैसे चुंबन, आलिंगन। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चुंबन, आलिंगन चाहे यूरोप की सभ्यता के भीतर हो, पर हमारी दृष्टि में जंगलीपन या पशुत्व है। इसी से आप पता लगा सकते हैं कि शुक्ल जी की किस तरीके के व्यक्ति हैं और आचार्यत्व में, और ये बिल्कुल सही है। देखिए प्लेटफॉर्म पर पहले ये सब चीज़ें नहीं थी भारतीय संस्कृति में, अब बड़ा ही आपको अजीब लगेगा। और सबसे अजीब बात जो लगती है वो ये होती है कि जब कोई ऐसा प्रसंग आता है जो आपके जीवन में जुड़ाव है, तो मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और करना भी चाहिए क्योंकि आप सभी लोग वयस्क हैं और समझ सकते हैं। देखिए किसी भी पार्क में आप जाइए, है ना, तो बहुत अच्छा सा पार्क था और हम लोग घूमने के उद्देश्य से वहाँ गए, लेकिन मतलब बच्चे भी साथ थे, और जो दृश्य देखने को मिले खुले में हमें, उसको देख के मतलब बच्चों को लेके वापस लौट आने में ही भलाई समझी कि इतना अच्छा जो पार्क है और उसमें सुंदर सुंदर कलात्मक चीज़ें भी थी, लेकिन कुछ नहीं देख पाए और इन दृश्यों के कारण हमें वहाँ से लौट के आना पड़ा। बाकी आप सब समझदार हैं। मतलब ये जंगलीपन या पशुत्व ही है, प्रेम तो ये कहीं से भी नहीं है। हालांकि एक उम्र होती है जहाँ इन चीज़ों की समझ नहीं होती। मैं ये भी जानती हूँ कि जो स्कूली शिक्षा का जो समय होता है, उस समय बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जीवन में बदलाव होता है, वो सब नहीं समझ में आता। शायद इसीलिए ऐसा हो जाता होगा या होता हुआ, जो भी है, इस बारे में चर्चा नहीं करते, आगे बढ़ते। पर कुल मिला के मैं इस बात पे शुक्ल जी का समर्थन करती हूँ कि ये दृश्य हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है। प्रत्येक काम को करने के लिए देखिए प्रेम करना, प्रेम से ज़्यादा महत्वशाली और उच्च चीज़ कोई नहीं है, लेकिन वो कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। जैसे आपका शरीर कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, वैसे ही प्रेम भी कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। एक समय, एक जगह होती है जहाँ उसका प्रदर्शन होता है। जैसे आप उसकी तारीफ़ करें, है ना, कुछ अच्छी बातें कहें, वो सब चीज़ें हैं। अब ये जो यूरोप वाली संस्कृति, ये बिल्कुल जंगलीपन है और इससे कोई प्रेम व्रेम का तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ वासना का ही अधिक प्रदर्शन होता है। इस तृतीय उत्थान के भीतर हमारे वर्तमान नाटक क्षेत्र में दो नाटककार बहुत ऊंचे स्थान पर दिखाई पड़े, स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी और श्री हरिकृष्ण प्रेमी। दोनों की दृष्टि ऐतिहासिक काल की ओर रही। प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेम जी ने मुस्लिम काल के भीतर। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ है और प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन, जो कि बार बार पूछा जाता है, आपको रट लेना है ना। हिंदू मुस्लिम एकता का पर्याय कौन सा नाटक है? रक्षाबंधन, बार बार पूछा गया है। प्रसाद जी की प्राचीन काल
कि परिस्थितियों के स्वरूप की मधुर भावना के अतिरिक्त भाषा को रंगने वाली चित्रमयी कल्पना और भावुकता की अधिकता भी विशेष परिमाण में पाई जाती है। इससे कथोपकथन कई स्थलों पर नाटकीय न होकर वर्तमान गद्य काव्य के खंड हो गए। बीच बीच में जो गान रखे गए वे तो न तो प्रकरण के अनुकूल है, न प्राचीन काल की भाव्य पद्धति के, वे तो वर्तमान काव्य की एक शाखा के प्रगीत मुक्तक लिरिक्स मात्र हैं। अपनी सबसे पिछली रचनाओं में से ये त्रुटियां उन्होंने निकाल दी हैं। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी इन दोषों से प्राय मुक्त हैं, पर चंद्रगुप्त में एक दूसरा बड़ा भारी दोष आ गया। उसके भीतर सिकंदर के भारत पहुंचने के कुछ पहले से लेकर सेल्यूकस की पराजय तक के 25 वर्षों के दीर्घकाल की घटनाएं लेकर कसी गई हैं, जो एक नाटक के भीतर नहीं आने चाहिए। जो पात्र युवक के रूप में नाटक के आरंभ में दिखाई पड़े वे नाटक के अंत में उसी रूप में सामने आते हैं। ये दोष तो इतिहास की ओर दृष्टि ले जाने पर दिखाई पड़ता है, अर्थात बाहरी है, पर घटनाओं की अत्यंत सघनता का दोष रचना से संबंध रखता है। बहुत से भिन्न भिन्न पात्रों से संबंध घटनाओं के जुड़ते चलने के कारण बहुत कम चरित्रों के विकास का अवकाश रह गया। पर इस नाटक में विनियत वस्तु और पात्र इतिहास का ज्ञान रखने वालों के लिए इतने आकर्षक है, उक्त दोष की ओर कुछ देर में ध्यान जाता है। तो ये भी इनके हैं, हमारे सिलेबस में भी हैं। मुद्रा राक्षस से इसमें कई बातों की विशेषता है। पहली तो यह कि इसमें चंद्रगुप्त केवल प्रयत्न के फल का भोक्ता कठपुतली भर नहीं है, प्रयत्न से अपना क्षत्रिय भाग सुंदरता के साथ पूरा करने वाला है। नीति प्रवर्तन का भाग चाणक्य पूरा करता है। दूसरी बात यह है कि मुद्रा राक्षस में चाणक्य का व्यक्तित्व, उसका हृदय सामने नहीं आता। तेजस्वता, धीरता, प्रत्युत्पन्नमति और ब्राह्मणोचित त्याग आदि सामान्य गुणों के बीच केवल प्रतिकार की प्रबल वासना ही हृदय पक्ष की ओर छलकती है। पर इस नाटक में चाणक्य के प्रयत्न का लक्ष्य भी ऊंचा किया गया है और उसका पूरा हृदय भी सामने रखा गया है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त नाटक में से चाणक्य के जो कथन और उपकथन है बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं ना, क्योंकि चाणक्य के पूरा विकास, उसके चरित्र का पूरा विकास इस नाटक में है। नाटक के प्रभाव पात्रों के कथोपकथन पर बहुत कुछ अवलंबित रहता है। श्री हरिकृष्ण प्रेमी जी के कथोपकथन प्रसाद जी के कथोपकथन से अधिक न्यायोपयुक्त हैं। उनमें प्रसंगानुसार बातचीत का चलता स्वाभाविक ढंग भी है और सर्व हृदय ग्रह पद्धति पर भाषा का मर्म व्यंजक अनूठापन भी। प्रसाद जी के नाटकों में एक ही ढंग की चित्रमयी और लच्छेदार बातचीत करने वाले कई पात्र आ जाते हैं। प्रेमी जी के नाटकों में यह खटकने वाली बात नहीं मिलती। प्रसाद और प्रेमी के नाटक यद्यपि ऐतिहासिक हैं, पर उनमें आधुनिक आदर्शों और भावनाओं का आभास इधर उधर मिलता है। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप रंग बराबर झलकता है। आजकल के मजहबी दंगों का स्वप्न भी हम स्कंदगुप्त में देख सकते हैं। प्रेमी के शिव साधना नाटक में शिवाजी भी कहते हैं कि मेरे शेष जीवन का एकमात्र साधना होगी भारतवर्ष को स्वतंत्र करना, दरिद्रता की जड़ खोदना, ऊंच नीच की भावना और धार्मिक और सामाजिक असहिष्णुता का अंत करना, राजनीतिक और सामाजिक दोनों भावनाओं की व्यंजना जिस काल में वह नाटक हो उस काल की भाषा पद्धति और विचार पद्धति के अनुसार करनी चाहिए। क्रांति ऐसे शब्दों द्वारा नहीं। प्रेमी जी के रक्षाबंधन में मेवाड़ की महारानी कर्मावती का हुमायूं को भाई कहकर राखी भेजना और हुमायूं का गुजरात के मुसलमान बादशाह बहादुर शाह के विरुद्ध एक हिंदू राज्य की रक्षा के लिए पहुंचना, यह कथा वस्तु ही हिंदू मुस्लिम भेदभाव की शांति सूचित करती है। इसके ऊपर कट्टर सरदारों और मुल्लों की बात का विरोध करता हुआ हुमायूं जिस उदार भाव की सुंदर व्यंजना करता है वह वर्तमान हिंदू मुस्लिम दुर्भाव की शांति का मार्ग दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार प्रसाद जी के ध्रुव स्वामिनी नामक बहुत छोटे से नाटक में एक संभ्रांत राजकुल की स्त्री का विवाह संबंध मोक्ष सामने लाया गया है, जो वर्तमान सामाजिक आंदोलन का एक अंग है। ये दोनों ही चीजें जो इसमें बताई गई हैं आपको इस पैराग्राफ में परीक्षाओं में पूछ ली गई हैं। ये दोनों की कथा वस्तु भी पूछ ली गई है। वर्तमान स्त्री की जो मोक्ष संबंधी समस्या, विवाह संबंधी जो समस्या है उसको लेकर कौन सा नाटक रचा गया है ध्रुव स्वामिनी, यह भी पूछा गया है। तो ये पूरा पैराग्राफ आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बल्कि ये जो मैं आपको अभी जो गद्य विधाएं करवा रही हूँ इनको मैं फिर लौट कर आपसे कहूँगी 2 से 3 बार देख के जाइएगा, इसमें से 1-2 प्रश्न जरूर आएंगे। वर्तमान राजनीति के अभिनयों का पूर्ण परिचय प्राप्त कर सेठ गोविंद दास जी का इधर साहित्य के अभिनय क्षेत्र में भी प्रवेश किया। उन्होंने 3 अच्छे नाटक लिखे हैं। कर्तव्य में राम और कृष्ण दोनों के चरित्र नाटक के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के 2 खंड करके लिखे गए, जिनका उद्देश्य कर्तव्य के विकास की 2 भूमियां दिखाना।
नाटककार की विवेचना के अनुसार मर्यादा पालन प्रथम भूमि है जो पूर्वार्ध में राम द्वारा पूर्णता को पहुंचनी है। लोकहित की व्यापक दृष्टि से आवश्यकता अनुसार नियम और मर्यादा का उल्लंघन कर उसके आगे की भूमि है जो नाटक के उत्तरार्ध में श्री कृष्ण ने अपने चरित्र द्वारा जैसे जरासंध के सामने लड़ाई का मैदान छोड़कर भागना प्रदर्शित की है। वास्तव में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो अलग अलग नाटक हैं, पर नाटककार ने अपने कौशल से कर्तव्य विकास की सुंदर उद्भावना द्वारा दोनों के बीच पूर्वापार संबंध स्थापित कर दिया है। यह भी एक प्रकार का कौशल है, इसे ऊटक नाटक न समझना चाहिए। सेठ का दूसरा नाटक हर्ष ऐतिहासिक है। सेठ गोविंद दास का नाटक है एक कर्तव्य है, दूसरा है हर्ष जो कि एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें सम्राट हर्ष ही होंगे ना, भारत के प्रसिद्ध हर्षवर्धन ही है। हर्षवर्धन, माधव गुप्त, शशांक आदि पात्र आए हैं। इन दोनों नाटकों की प्राचीन वेशभूषा, ये थोड़ा सा नाटक वाला हमारा लंबा टॉपिक है ना, प्राचीन वेशभूषा, वास्तुकला इत्यादि का ध्यान रखा गया। प्रकाश नाटक में वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण है। यद्यपि तीनों नाटक के वस्तु विन्यास और कथोपकथन में विशेष रूप से आकर्षित करने वाला अनूठापन नहीं, पर इनकी रचना बहुत ठिकाने की है। गोविंद बल्लभ पंत भी अच्छे नाटककार हैं। वरमाला उनका जो नाटक है वो मार्कंडेय पुराण की एक कथा को लेकर बड़ी निपुणता से लिखा गया है। मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लिखकर राजमुकुट की रचना हुई है। अंगूर की बेटी जो फारसी शब्द का अनुवाद है, मध्य में दुष्परिणाम दिखाने वाला एक सामाजिक नाटक है। तो गोविंद बल्लभ पंत का जो सर्वाधिक पूछा जाता है वो पूछा जाता है अंगूर की बेटी, है ना। कुछ हल्के ढंग के नाटकों में जिनमें बहुत साधारण पढ़े लिखे लोगों का कुछ मनोरंजन है। स्वर्गीय बद्रीनाथ भट्ट का दुर्गावती, तुलसीदास उल्लेखनीय। हास्य कहानियां लिखने वालों में श्रीवास्तव, मालेरिन, फ्रांसीसी नाटकों के हिंदुस्तानी अनुवादों के अतिरिक्त मर्दानी औरत, गड़बड़झाला, नौकझोंक, दुमदार आदमी, बहुत से छोटे मोटे प्रश्न लिखे हैं, पर परिष्कृत रुचि के लोगों को हंसाने में समर्थ नहीं। उलटफेर नाटक औरों से अच्छे ढर्रे का कहा जा सकता है। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपने नाटकों द्वारा स्त्रियों की स्थिति आदि कुछ सामाजिक प्रश्न या समस्याएं तो सामने रखी हैं, पर यूरोप में प्रवर्तित यथा तथ्यवाद का यह खरा रूप भी दिखाने का प्रयत्न किया है। देखिए, आज की कक्षा को बस इतना ही समझेंगे, बाकी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें कई आपको समझानी है मुझे। तो होगा क्या कि यदि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है और बहुत इम्पोर्टेंट नाटक के बारे में जानना है, और ये जो पैराग्राफ है लक्ष्मी नारायण वाला, इसको भी मैं थोड़ा अच्छे से आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, ताकि यदि प्रश्न घुमा फिरा कर आए तो भी आप इसको कर पाएँ। और ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। होता ये कि 30-40 मिनट तक क्लास लेने के बाद, है ना, सुनने के बाद या थोड़ा सा बोरियत सी होने लगती होगी आप लोगों को भी। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। कल की कक्षा में इसको समझेंगे, पढ़ेंगे हम। और तब तक के लिए नमस्कार। आप वीडियोस को लाइक करना भूल जाते हैं। जितने लोग वीडियोस को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और बाकी तो आपसे मैं क्या कहूँ, आप स्वयं समझदार हैं। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।